एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। वक्त है बड़ी बहस का। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आज राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के दौरान दावा किया कि हाल के दिनों में महंगाई कुछ कम हुई है, लेकिन अभी भी महंगाई से निपटना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। राष्ट्रपति ने इस मौके पर मंदी के खतरे की ओर भी आगाह किया। बड़ा सवाल यह है कि मंदी और महंगाई से कैसे निपटेगी सरकार। The Indian economy is currently experiencing slower growth. Real GDP grew by 5.4% in the first half of the current fiscal year. This is significantly lower than the average of around 8% in the last decade. Our slower growth is the consequence of a combination of global and domestic factors. My government is taking steps to deal with the factors responsible for the slowdown. Inflation is easing gradually, but is still a problem. सरकार के आशावाद पर गौर कीजिए। राष्ट्रपति महोदय खुद कह रहे हैं कि आर्थिक विकास की दर 8% से घटकर 5.4 हो चुकी है, लेकिन उम्मीद जता रहे हैं कि सरकार मंदी और महंगाई की समस्या से निजात पालेगी। कैसे पाएगी ये सरकार मंदी और महंगाई से निजात? मोटे तौर पर दो तरीके हैं इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए। पहला, आय बढ़े। दूसरा, सरकारी घाटा कम हो। आय बढ़ाने के लिए जरूरी है कि देश का औद्योगिक उत्पादन बढ़े, कृषि उपज में बढ़ोतरी हो, आयात निर्यात से अर्थव्यवस्था को नई गति मिले, नई नौकरियां मिले, आदि आदि। लेकिन फिलहाल इसकी संभावना कम ही दिख रही है। सरकारी रिकॉर्डों में अनाज का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हो रहा है, लेकिन भंडारण और वितरण व्यवस्था में दोष की वजह से अनाज की कीमत समय समय पर आसमान छूती रहती है। ग्लोबल इकोनॉमी में देश की अर्थव्यवस्था पर वैश्विक मंदी का असर दिख रहा है, लिहाजा निर्यात के मोर्चे पर भी खास उम्मीद नहीं दिख रही है। निर्यात नहीं तो औद्योगिक उत्पादन भी कम, औद्योगिक उत्पादन कम तो रोजगार पर असर, रोजगार पर असर तो लोगों की क्रय शक्ति कम, क्रय शक्ति कम तो उत्पाद की मांग कम। फिलहाल दुष्चक्र में फंसती नजर आ रही है देश की अर्थव्यवस्था। अब बात करें सरकारी घाटा कम करने की। सरकार के दो तरह के खर्च होते हैं, योजना व्यय और गैर योजना व्यय। योजना व्यय में कटौती होगी तो देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर होगा। मनरेगा और दूसरे सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमों में कटौती का समाज के हाशिए पर पड़े लोगों पर बुरा असर होगा। ऊपर से राष्ट्रपति ने फूड सिक्योरिटी बिल को अमली जामा पहनाने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए अलग से पैसे की व्यवस्था करनी होगी। कहां से आएगा सरकार के पास इतना पैसा? विनिवेश के जरिए सरकार बाजार से काफी पैसे ले चुकी है, अब भी कोशिश कर रही है, कुछ पैसे आ ही जाएंगे, लेकिन वो रकम इतनी नहीं होगी कि उससे सरकार मंदी और महंगाई के जिन को बोतल में बंद कर सके। फिर क्या होगा? पूंजी निवेश को आकर्षित किया जाए। देशी और विदेशी दोनों तरह के पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार इस दिशा में काफी दिनों से हाथ पैर मार रही है। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार ने विवादास्पद जर्नल एंटी अवॉइडेंस रूल यानी गार को अगले साल तक के लिए टाल दिया है, लेकिन वैश्विक मंदी की वजह से बाहर से पैसा नहीं आ पा रहा है। दूसरी तरफ टाटा जैसे बड़े उद्योगपति देश की नौकरशाही से इतने खफा हैं कि वो दूसरे देशों में निवेश करने की बात कर रहे हैं। तब सरकार के पास उपाय क्या है? सब्सिडी में कटौती, जिसके लिए सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम धड़ल्ले से बढ़ा सकती है। लेकिन डीजल में कभी 50 पैसे तो कभी 1 रुपए बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सरकारी तेल कंपनियों को हर 1 लीटर पर करीब 9 रुपए का घाटा हो रहा है। राष्ट्रपति ने भी आगाह किया है कि इस मोर्चे पर सरकार कुछ करे, वरना बाद में हालत संभाले नहीं संभलेगी। लेकिन सरकार करे तो क्या करे? पहले से जनता महंगाई का रोना रो रही है, ऊपर से चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार हिली हुई है। वोट की चोट पड़ गई तो सारी कोशिशें मिट्टी में मिल जाएंगी। फिर कैसे कम होगी महंगाई और मंदी? सवाल बरकरार है आपके सामने, देश के सामने, खुद सरकार के सामने। यकीन ना हो तो राष्ट्रपति की चिंता को एक बार फिर गौर से सुनिए। The Indian economy is currently experiencing slower growth. Real GDP grew by 5.4% in the first half of the current fiscal year. This is significantly lower than the average of around 8% in the last decade. Our slower growth is the consequence of a combination of global and domestic factors. My government is taking steps to deal with the factors responsible for the slowdown. Inflation is easing gradually, but is still a problem.
और ये जो आज राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के दौरान कहा, उसके बाद एक बड़ा सवाल ये कि मंदी और महंगाई से सरकार कैसे निपटेगी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी से राज्यसभा सांसद भगत सिंह कोश्यारी, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रभा ठाकुर मौजूद हैं, हमारे साथ शैलेंद्र कुमार मौजूद हैं जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी से, मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ इस चर्चा के दौरान रहेंगे। सबसे पहले लेकिन प्रभा जी, आपसे मेरा सवाल, बहुत कुछ कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि हम ये करेंगे, हम इस तरह से देश में जो है उन्नति उसे लेकर आएंगे, लेकिन आपकी ना तनख्वाह बढ़ रही है, आपके खर्चे कम नहीं हो रहे हैं। ये मंदी और महंगाई से कैसे निपटेगी सरकार? देखिए, पूरा देश इस बात को देख रहा है, जान रहा है और खुशहाली चारों तरफ बढ़ी है महंगाई के बावजूद। हालांकि महंगाई से निपटने के लिए सरकार युद्ध स्तर पर अपने प्रयास कर रही है और कैसे आर्थिक शक्ति बढ़े, आर्थिक ग्रोथ बढ़े, उसके लिए भी निरंतर प्रयत्नशील है। और लोगों की आमदनी कैसे बढ़े ताकि वो महंगाई का मुकाबला कर सकें। क्योंकि होता ये 100 रुपये जब आमदनी बढ़ती है तो 30 रुपये उसके अनुपात में महंगाई भी बढ़ती ही है। ये आज की बात नहीं है, ये हमेशा की बात है। 25 साल पहले भी एक फिल्म में गाना आया था कि महंगाई मार गई, और आज भी वही बात है। जी प्रभा जी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, क्या ये भी सरकार के लिए सही है? राज्य सरकारों को भी अपने प्रयास पूरे करने चाहिए, अपने अपने राज्य को राहत देने के लिए। जो कालाबाजारी करने वाले हैं, जमाखोर हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, छापे डालें उन पर, तो उनके कारण भी कई बार ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं। जी प्रभा जी, इस पर विजय विद्रोही आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। प्रभा जी, आपकी सरकार अब हरकत में आई है, आपकी सरकार अब हरकत में आई लगती है। अब वो डीजल के दाम भी हर महीने 50 पैसे बढ़ाने की बात कह रही है कि 1-1.5 साल तक करेंगे। गैस सिलेंडर भी 6 कैप की है। और ये चीजें आज से 1.5 साल 2 साल पहले क्यों नहीं की गई? 1.5-2 साल पहले से ये चीजें की जाती तो आज ये नौबत नहीं आती ना। देखिए, हर समय की परिस्थिति अलग होती है। अब इस समय परिस्थिति बनी है, पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली जी जब से आए हैं और उन्होंने बातचीत की है, तो एक ही रास्ता निकाला है कि बजाय कि एक साथ बढ़ाने के 50 पैसे ही प्रति माह बढ़ा या जाए ग्रेजुअली इस तरीके से, तो लोगों को भी एकदम बहुत प्रभा जी होगा पेट्रोलियम। प्रभा जी, आप जो परिस्थिति बनी है उसकी बात करिए, वो क्या ये परिस्थिति बनी है कि 2014 में चुनाव है तो अब तो सरकार के सर पर आ पड़ा है ये, तो अब तो करना पड़ेगा कुछ? कुछ लोग इसको अब चुनावी बजट के रूप में जो देख रहे हैं, तो उनसे तो मेरा यही कहना है कि जब इस सरकार ने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया था, जो साझा घोषणा पत्र, और कांग्रेस ने जो अपना वादा किया था जनता से कि हम ये काम करेंगे, तो चाहे वो इंदिरा आवास योजना के तहत गरीबों के घर बनाने प्रभा जी ये सारे वादे आपने किए थे। हम यहाँ मंदी और महंगाई की बात कर रहे हैं। मंदी और महंगाई जिसकी चिंता राष्ट्रपति ने भी जाहिर की अपने अभिभाषण में, वो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, तो वो सच्चाई है। सरकार को है, आपने कहा कि आर्थिक विकास दर 8% रहेगा, उसका अनुमान कम किया, सरकार को भी इसलिए उससे भी कम हो गया आर्थिक विकास दर आपकी। लेकिन ये जो वादे हैं वो तो जरूर आप पूरे करने वाले, उसके बारे में बात नहीं कर रहे ना, मंदी और महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले 50 वर्षों में जब महंगाई पिछले वर्ष की अपेक्षा बढ़ी ना हो, ऐसा कोई वर्ष नहीं रहा जब पिछले साल की तुलना में महंगाई बढ़ी ना हो। पूर्ण केवल आपके वश में नहीं है, दुनिया में बढ़ी है, लेकिन आमदनी बढ़नी चाहिए। हमारी सरकार ये चाहती है कि आमदनी बढ़े, रोजगार के अवसर मिले, बेरोजगारों को रोजगार मिले, उनका 100 रुपया बढ़े तो फिर 25-30 रुपया महंगाई बढ़ती है तो वो उसका मुकाबला कर सके। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, हो सके। कोश्यारी जी, प्रभा जी कह रही हैं कि अगर आमदनी बढ़नी चाहिए, नौकरियां मिलनी चाहिए, भले ही फिर थोड़ी बहुत महंगाई भी बढ़ जाए, इस तरह से निपटने का उपाय मंदी और महंगाई से फिर वो बढ़ना स्वाभाविक है, होता ही है। प्रभा जी ने जो बात कही है, मुझे लगता नहीं कि उन्होंने कोई एक गृहिणी होते हुए और एक राजनीति में इतने लंबे समय से रहते हुए उन्होंने आम जनता की पीड़ा को समझा है। अगर वो ये समझती कि भाई जो 2004 में 9 रुपया किलो का आटा मिलता, गेहूं मिलता था, वो आज 26 रुपया 30 रुपया किलो हो गया है। जो 2004 में 13 रुपये की चीनी किलो की मिलती थी, वो आज जाकर के 45 रुपया किलो हो गई है। तो उनको ये समझ में आता है कि भाई आखिर बाजार में क्या चल रहा है। एक जमाना था, एक जमाना देखे, एक जमाना था
जिस समय प्राइसेस एनडीए के शासनकाल में कंट्रोल में रहते थे, प्राइसेस एक सीमा से ज्यादा बढ़ते नहीं थे। अब ऐसा लग गया है कि पिछले यूपीए के शासन के काल में, मैं इसको राजनीतिक लिहाज से नहीं कर रहा हूं, जिस लिहाज से आप लोग एक इसको बहस को जारी कर रखा है आप लोगों ने, उस लिहाज से मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि इनको महंगाई पर कंट्रोल करने का या अपनी इनकम बढ़ाने का या देश में रोजगार देने का इनके पास कोई उपाय है ही नहीं। इनको ये ले दे करके आपके पास क्या उपाय? भगत सिंह कोश्यारी जी, इनके पास कोई उपाय नहीं। काल में थी, उसने इनको उसको एक मिनट उसको इन्होंने इसको इन्होंने मनरेगा में बदल दिया। इससे कोई इनकम बढ़ने वाली नहीं, इससे महंगाई घटने वाली नहीं है। ठीक, आप ही कह रहे हैं कि इनके पास कोई उपाय नहीं, सरकार बढ़नी चाहिए ना ताकि महंगाई का सामना कर सके। जी भगत सिंह कोश्यारी जी, लेकिन आपके पास क्या उपाय है फिर इस मंदी और महंगाई से निपटने के लिए? तब भी परेशान और क्या मनरेगा बंद कर देगा गृहिणियों को? और आज भी पहले आप ये सुन लीजिए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मनरेगा बंद कर दो, मैं तो कह रहा हूं कि मनरेगा में आपने बिल्कुल ऐसे एक प्रकार से आंखों में धूल दूर रखी है, इतना कम पैसा आप उसको दे रहे हैं। मैं तो कहता हूं अगर मनरेगा चलानी हो तो उसको भी अगर आपको लगता हो कि बढ़ाना है, आज कृषि क्षेत्र में मजदूर नहीं है, आज कृषि क्षेत्र का सुनिए कृषि, अरे बीजेपी छोड़े ना, जो आगे करना जो आगे कर, अरे मैं ये कह रहा हूँ कि मनरेगा में आप रोजगार देना बहुत अच्छी बात है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप मनरेगा में अगर रोजगार देना हो, आदमी पूरा काम करना हो तो उसे वेतन भी तो आप कोश्यारी जी ये कह रहे हैं कि मनरेगा में जो दिया जाता है पैसा उसे बढ़ाया जाए, 100 रुपया 150 125 रुपया उसे बढ़ाया जाए। ये उपाय है आपका मंदी और महंगाई से निपटने के लिए? हो बजाय डीजल के दाम, मैं कह रहा हूँ कि आप डीजल के दाम मत बढ़ाइए, आप डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम मत बढ़ाइए, आप मनरेगा में 250 रुपया रोज मजदूर को दीजिए। ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी जी अपना उपाय बता रहे हैं कि मनरेगा में पैसे बढ़ाइए, डीजल के दाम नहीं बढ़ाइए, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाइए, चर्चा को जारी रखेंगे। पैसा आएगा कहां से? जी, लेकिन अहम सवाल यही है कि वो पैसा कहां से आएगा, क्योंकि आमदनी तो बढ़ नहीं रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं और खर्चे और बढ़ाने की बात यहाँ की जा रही है। क्या ये उपाय है? फिलहाल रुक रहे कुछ देख ले, चर्चा जारी रहेगी। मंदी और महंगाई से सरकार कैसे निपटेगी? एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है। मंदी और महंगाई से सरकार कैसे निपटेगी? हमारे साथ सभी मेहमान मौजूद हैं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से शैलेंद्र कुमार जी भी मौजूद हैं। शैलेंद्र कुमार जी, प्रधानमंत्री ने इशारा किया मंदी की तरफ, राष्ट्रपति ने कहा मंदी की जो मार है वो दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं जो देश है उसमें। इससे निपटने के लिए आर्थिक सुधार करने जरूरी होंगे, जैसे पेंशन, बीमा क्षेत्र में सुधार, पेंशन क्षेत्र में सुधार और एफडीआई। क्या उस पर समर्थन होगा समाजवादी पार्टी का सरकार को? देखिए, जहाँ तक आर्थिक मंदी की बात है, ये आर्थिक मंदी केवल भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे विश्व में है और इस मार को सभी देश झेल रहे हैं। जिस मुद्दों पर आपने कहा कि बीमा क्षेत्र में, पेंशन के क्षेत्र में, एफडीआई के क्षेत्र में, इस सब उसमें जो है सरकार को कुछ न कुछ जो है कठोर कदम उठाने चाहिए और कुछ न कुछ पहल करनी चाहिए, तभी जाके महंगाई पर रोक लगाई जा सकती है। और जहाँ तक एक नारा था, हम लोग बचपन में भी सुनते थे कि जब जब कांग्रेस आई है कमर तोड़ महंगाई है, ये हमेशा रहा है। अभी प्रभा ठाकुर जी कह रही थी कि एक गाना था महंगाई पर, तो हम लोगों ने भी सुना। तो आज स्थिति ये है कि ये केंद्र सरकार को चाहिए कि राज्यों के साथ बैठ के और उनके मुख्यमंत्री के साथ, फूड एंड सिविल सप्लाई, इरिगेशन, तमाम डिपार्टमेंट ऐसे आते हैं, वेट मेजरमेंट विभाग हैं, इनके साथ बैठ के पूरे देश में एक अभियान छेड़ें, जो चोर बाजारी, जमाखोरी है उस पर जो है अंकुश लगाएं। उस पर अगर अंकुश आप लगा लेंगे तो मेरे ख्याल से जो भी आपके चाहे वो उत्पाद हो, आवश्यक वस्तुएं हैं, वो बाहर आएंगी और अपने आप महंगाई आ जाएगी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था दाम बांधो नीति जब तक नहीं अप्लाई होगी तब तक देश में महंगाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती। शैलेंद्र कुमार जी, लेकिन मेरा जो सवाल था उसका सीधा जवाब आपने कहा कि ऐसा करना चाहिए सरकार को, पेंशन, बीमा, एफडीआई के क्षेत्र में। क्या आपका समर्थन होगा? क्या समाजवादी पार्टी का समर्थन होगा? क्योंकि आपका समर्थन चाहिए होगा सरकार को। देखिए एफडीआई में रिटेल शॉप पे इसकी मार पड़ेगी, वो हमारी समाजवादी पार्टी इसका विरोध संसद में कर चुकी है। और ये भी नहीं कि केंद्र सरकार राज्यों पे थोपे, वो कोई बंदिश है नहीं। इसलिए जो है इसका तो एफडीआई के मसले पर हमारी पार्टी का स्पष्ट नीति है, हम लोगों ने विरोध किया है कि किसी भी मसले पर जो विदेशी
रिटेलर यहाँ पे आएंगे, इससे जो है तमाम हमारे जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उन पर जो है बहुत असर पड़ेगा। तो उस पर आपका विरोध रहेगा? देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। पेंशन और बीमा के क्षेत्र में, और जहां तक आप कह रहे हैं कि जमाखोरी, कालाबाजारी, उसके लिए तो प्रभा जी पहले ही कह रही है, उसके लिए तो प्रभा जी पहले ही कह रही है कि राज्य सरकारों को कुछ करना चाहिए। तो आपकी अपनी जिम्मेदारी क्या है? राज्य सरकार है आपकी उत्तर प्रदेश में, उसकी क्या जिम्मेदारी? बिल्कुल करना चाहिए। अभी जमाखोरी की नौबत कहाँ आई है? अभी तो उत्पादन, पहले मैंने कहा कि फैक्ट्रियों में जो उत्पादन हो रहा है वो बिक नहीं रहा है, सामान नहीं बिक रहा है। और भी राज्यों को साथ में लेना चाहिए। कार की सेल भी कम हो गई है, तमाम चीजों की सेल कम हो गई है, लोग पैसा नहीं खर्च कर रहे, लोग बाजार में नहीं जा रहे, लोग शंकित हैं, लोगों को लगता है कि इससे भी बुरे दिन आने वाले हैं। तो ये वाला जो माहौल देश भर में बना हुआ है कि मंदी का भी और महंगाई का भी, तो इससे प्रभा जी कैसे उभरेंगे आप लोग? इसके लिए ही सरकार ने एक दूरगामी पहल की है, कदम उठाया है इस समस्या के हल के लिए। वो है एफडीआई, कि विदेशी पूंजी निवेश हो इस देश में और कल कारखाने लगें, रोजगार लगें, लोगों को रोजगार मिले और उनकी आमदनी बढ़े, क्योंकि महंगाई तो पूरे देश और दुनिया की समस्या है। लेकिन हमारे लोगों का वो रोजगार में इतनी आमदनी हो जी कि उनको उस महंगाई का वो खुशी से आराम से सामना कर सके। प्रभा जी लेकिन प्रभा जी लेकिन सरकार के सामने यही चुनौती है, देश में विदेशी निवेश नहीं आ रहा है। आप कह रही हैं एफडीआई के जरिए सुधरेगा, लेकिन विदेशी निवेश तो आ नहीं रहा। वो चुनौती तो बनी हुई है ना, वही इसी वजह से तो हम कह रहे हैं कि आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही है, विदेशी निवेश पर जो आपकी नजर थी वो भी नहीं हो रहा है। तो फिर किस तरह से इस महंगाई से निपटा जाएगा, मंदी से निपटा जाएगा? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिबांग भी जुड़ गए, उनसे भी बात करेंगे आगे और चर्चा इस मुद्दे पर जारी रहेगी। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है, मंदी और महंगाई से कैसे निपटेगी सरकार। हमारे साथ इस वक्त कॉलर जुड़ गए हैं राजेश जालंधर से। जी राजेश, पूछिए अपना सवाल। मैं सभी पार्टियों के सभी से पूछ रहा हूँ, एक नहीं कांग्रेस या बीजेपी से नहीं, मेरा सभी से यही क्वेश्चन है कि पेट्रोल के दाम जो वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, पर ये मंत्रियों के काफिले में जो गाड़ियां हैं उनमें कोई कमी नहीं हो रही है, तो इनको क्या इसकी कोई परवाह नहीं है? जी प्रभा जी, मंत्रियों के जो काफिले हैं उनकी गाड़ियों में कोई कमी नहीं, पेट्रोल लेना आम आदमी के लिए महंगा होता जा रहा है। अब मंत्रियों के लिए या अफसरों अधिकारियों के लिए कौन सी क्या व्यवस्था कितने वर्षों से चलती चली आ रही है, वो कोई नई व्यवस्था कोई यूपीए सरकार में नहीं बनी है, बल्कि यूपीए सरकार में तो यही कोशिश हो रही है कि वीआईपी की सुरक्षा में कटौती की जाए, आम आदमी की सुरक्षा बढ़ाई ताकि सुरक्षा मिले जी, और हर तरह से उसमें कटौती प्रभा जी। लेकिन यूपीए ये तो जो सिस्टम बरसों से बना हुआ है, कोई लेकिन यूपीए नई पहल तो कर सकता है। ये जो सवाल था वो हमारे दर्शक का सवाल था, लेकिन एक और अहम सवाल ये कि सरकार जो भारी भरकम सरकार का ढांचा है उसको भी कम करने की कोई कोशिश नहीं की गई है। जहां भी जनता की भावना के अनुसार सरकार देखेगी वहां कटौती जरूर करेगी सरकार। और ये खाद्य सुरक्षा विधेयक जो बहुत महत्वपूर्ण जो विधेयक श्रीमती सोनिया गांधी यूपीए की अध्यक्ष हैं, उनका ये बहुत ही दिल के करीब ये विधेयक है। इसका जी प्रभा जी, उससे महंगाई कैसे कम होगी और उसके लिए पैसे कहां से जुटाएंगे? खाद्य सामग्री एक बहुत ही साधारण कीमत पर उपलब्ध हो सके। नहीं प्रभा जी आप ये कह रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा बिल सोनिया गांधी चाहती हैं कि वो आए, लेकिन वो आएगा तो उसके लिए पैसे कहां से जुटाएंगे? और अगर वो आ भी जाएगा तो क्या उससे महंगाई कम हो जाएगी? हमारे साथ दिबांग भी मौजूद है। दिबांग, आप क्या कहेंगे इस पर? खाद्य सुरक्षा बिल की तो बात कर रही है प्रभा जी, लेकिन मंदी और महंगाई का क्या, उससे कैसे निपटेगी सरकार? उससे निपटने की कोशिश भी शुरू हो। मुझको लगता है कि सबसे पहले जो चिदम्बरम साहब ध्यान रखेंगे, प्रभा जी सुन लीजिए आप मेरी बात, मुझे लगता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जिस पर ध्यान रखेंगे चिदम्बरम जी वो ये कि डाउनग्रेड से किसी तरह से बचा जाए। डाउनग्रेड एक बहुत बड़ा हवा रहेगा उनके सामने और बहुत ही ऐसी बात है, अगर आप डाउनग्रेड हो जाते हैं तो आपका जो डॉलर है
वो बिल्कुल उछल जाएगा। यानी अगर 55 से 60 रुपए पर अगर आपका रुपया आ जाए तो आप बाहर से जो तेल मंगाते हैं उससे जो महंगाई होगी, और महंगाई दर अगर डाउनग्रेड हो जाता है तो अनुमान ये लगा रहे हैं जानकार कि वो करीब 15% हो जाएगी। यानी आपका चुनाव में हारना बिल्कुल तय है उससे, तो एक उससे बचना पड़ेगा। उसके लिए आपका जो वित्तीय घाटा है, जो आप जितना आप सरकार कमाती है और जितना खर्च करती है, उसका जो आंकड़ा है वो आपको बिल्कुल सही बिठाना पड़ेगा। और उसके लिए कुछ कदम अगर आप सुमेरा देखें तो उन्होंने शुरू किए हैं, जैसे ये डीजल डी कंट्रोल की बात है, ये जो सब्सिडीज, ये जो कैप लगाई गई है एलपीजी सिलेंडर्स पर, वो बात है, रेल के जिससे, तो कई कदम सरकार ने पहले उठा लिए हैं ताकि वो ध्यान रखें कि जो वित्तीय घाटा है वो ज्यादा न बढ़े और उससे इन्फ्लेशन भी एक तरीके से काबू में रहता है। तो यानी कुल ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पैसा जरूर खर्च करना है, पर ध्यान रहे कहीं हम डाउनग्रेड न हो जाएं। और ऐसा नहीं है कि इसका मतलब वो सारे ही एक ही तरीके के कदम उठाएंगे। हाँ, पिछड़ा क्षेत्रों पर आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए जरूर खर्चा होगा, लेकिन वहां देखना होगा कि खर्चा वो कितना करते हैं, किस मात्रा में करते हैं। पर जो बड़ी बात यह है कि उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो चुनाव जो जिस तरह से आ रहा है और जिस तरह से प्रभा ठाकुर भी बोल रहे हैं, बाकी लोग भी कांग्रेस के लगातार उन पर दबाव डाल रहे हैं, उस तरह से एक बजट नहीं कर सकते जिसमें वो उदारता से पैसा खोल के रखें, क्योंकि इतना पैसा है नहीं। और ये जो फूड सिक्योरिटी बिल की बात हो रही है, सुमेरा, मैं अपनी बात खत्म करता हूं, उसमें आपने देखें कि डीजल का जो डी कंट्रोल है उससे जो पैसा बचेगा, करीब शुरुआती दौर में करीब 25,000 से 30,000 करोड़ की उसमें जरूरत पड़ेगी, तो वहां से वो जुटाया जा सकता है पैसा। विजय, लेकिन जो अभी दिबांग बता रहे हैं कि ये सब करेंगे चिदम्बरम, क्या ये सब कर पाएंगे? लोक लुभावन बजट पेश करना क्या उनके लिए एक बड़ी चुनौती नहीं होगी? क्योंकि वो भी करना उनके लिए जरूरी है, और फिर जो अर्थव्यवस्था है उसकी चुनौतियां भी हैं। नहीं, हम अभी चर्चा तो इस पे कर रहे हैं कि मंदी और महंगाई से सरकार कैसे निपटेगी, और मुझे लगता है कि इसके लिए बजट एक छोटा हिस्सा हो सकता है। ज़्यादा योजनाएं, लगता है कि मुझे तो लगता है सरकार ने देरी कर दी। सरकार को ये सारी चीज़ें 1-1.5 साल पहले से ये कदम उठाने शुरू कर देने चाहिए थे, जब वैश्वीकरण की जो मंदी थी उससे भारत उभरा था, जो बीच का एक अच्छा दौर आया था, तब ये शुरू करते तो आज ये नौबत नहीं पाएगी। तब वो सरकार ये फैसले नहीं ले पाई। अब एक तरफ चुनाव है तो चुनाव में सरकार पर दबाव है कि एक पॉपुलर बजट हो, दूसरी तरफ वित्त मंत्री चिदम्बरम अच्छी तरह जानते हैं कि आर्थिक परिस्थितियां इतनी खराब हैं कि अगर दुनिया की जो दूसरी रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने अगर रेटिंग भारत की जंग की नीचे कर दी तो उससे आने वाली उसमें नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर इस समय सरकार जो कदम उठा रही है उससे भले ही सरकार को चुनावी फायदा ना हो और अगला चुनाव हार जाए, लेकिन अगली सरकार जो आएगी उसके लिए अच्छी परिस्थितियां वो तैयार करके जाएगी। जी, भगत सिंह कोश्यारी जी, जो विजय कह रहे हैं कि भले ही खुद को फायदा ना हो लेकिन जो अगली सरकार आने वाली उसके लिए अच्छे हालात पैदा कर देगी सरकार, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज ये भी कहा कि ये जो बजट सत्र है इसके दौरान सार्थक पहल होनी चाहिए, सार्थक चर्चा होनी चाहिए। जो देश में मंदी है, जो महंगाई है, उसके लिए, क्योंकि आप लोग भी बहुत चिंतित हैं, तो क्या सार्थक चर्चा होगी? सरकार का साथ देंगे अहम मुद्दों पर? जी बिल्कुल, अगर प्रधानमंत्री अगर इसको दिल से कह रहे हैं तो सार्थक चर्चा होनी चाहिए। और मेरा आपसे निवेदन यह है कि अभी दिबांग जी ने, विजय जी ने जो भी बात कही है वो अपनी जगह सही है, लेकिन आज हमारी जो मेन जो समस्या है, एक बजट से चिदम्बरम जी कोई बड़ा जादूगरी परिवर्तन करा देंगे ऐसा संभव मैं नहीं मानता। दूसरा भी आएगा तो वो भी नहीं कर पाएगा। विषय ये है कि आज इस सरकार की एक जो महंगाई बढ़ रही है, जिसको आप बार बार कह रहे हैं इन्फ्लेशन और महंगाई बढ़ रही है, उसका कारण क्या है कि इस सरकार की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। आज एक प्रकार से डेफिसिट ऑफ क्रेडिबिलिटी है, जो विश्वसनीयता आप सत्ता में आए तो फिर कैसे दूर कर देंगे महंगाई और मंदी? लग गया है। अब मैं एक उदाहरण मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, जिस समय भारतीय जनता पार्टी, आप कल्पना करिए कि एक हमारे राज्य के अंदर आज 4 साल से ये फूड उसके सिक्योरिटी बिल के लिए बोल रहे हैं, अभी चौथा जब साल खत्म हो रहा है तब ये उस बिल लाने की बात चल रही है। हमारे छोटे से राज्य उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने वर्षों पहले ये फूड सिक्योरिटी बिल को लागू कर दिया है। अभी 1 महीने पहले किया है। ये इस पर निर्भर करता है, 1 महीने पहले, और क्या है, 1-1.5 महीने पहले हुआ। आप कितने सिंसियर, अरे भैया आप कितने 1.5 पहले नहीं भैया, 1 साल से तो मेरे यहाँ कांग्रेस की सरकार आ गई है उत्तराखंड में, ध्यान रखिए। और छत्तीसगढ़ में तो कब से उन्होंने जो शुरू, अरे हाँ, मैं छत्तीसगढ़ में भी, उत्तराखंड में भी, मध्य प्रदेश में भी। मेरा आपसे कहना यह है, जो बोल रहा हूं उसके विषय समझे। जो प्रधानमंत्री की बात आपने कही है, मैं उसी बात पर जा रहा हूं। जो विषय ये नहीं है कि एफडीआई से आने से बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। विषय यह है कि क्या हम सिंसियरली
एक पूरे उसके साथ हम इस देश को सबको साथ लेकर के और एक सही दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं क्या? मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। नहीं कोश्यारी जी उसमें तो आपके पास भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी आर्थिक नीतियां और कांग्रेस की आर्थिक नीतियां सब मानते हैं। अरे भैया 58,000 मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि आर्थिक नीतियों में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता, कोई क्रांतिकारी आप सोचे कि साहब दिन रात का अंतर होता है, ऐसा नहीं है। अंतर होता है कि हम इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, अंतर ये होता है कि हमने कोई बात कही है तो हम उसको लागू कैसे करते हैं। ठीक है, अगर मान लिया हमने कोई चीज लागू की, हमने कहा सारे देश के अंदर सड़कों का जाल बिछाना है, तो अटल जी ने ये योजना बनाई और योजना आज तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चल रही है। इसको कहते हैं एक विल पावर, एक करके दिखाएंगे। ठीक है कोश्यारी जी, लेकिन जो अहम सवाल था वो ये कि आदमी के ऊपर बैठा हुआ आदमी कैसे करता है, आपके पास क्या विकल्प है? आपके पास क्या विकल्प है? इस पर शैलेंद्र जी की भी प्रतिक्रिया लेंगे, फिलहाल रुक रहे, कुछ देख ले, बहस जारी है। एबीपी न्यूज पर बड़ी बहस जारी है। मंदी और महंगाई से कैसे निपटेगी सरकार? हमारे साथ सभी मेहमान भी बने हुए हैं चर्चा के दौरान। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से शैलेंद्र कुमार जी भी मौजूद हैं। शैलेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप तो समर्थन दे रहे हैं सरकार का बाहर से, तो किस तरह से सरकार की मदद करेंगे आप ताकि मंदी और महंगाई से निपटा जाए, या नहीं करेंगे? देखिए, सरकार को मंदी और महंगाई से निपटने में समाजवादी पार्टी पूरी सहयोग करेगी, बशर्ते जनहित में जो भी मुद्दे रहे उस पर हमने सरकार का समर्थन किया। जनहित के विरुद्ध कोई भी बिल या कोई किसी प्रकार की अगर बात हुई है सरकार की तरफ से, तो समाजवादी पार्टी ने बढ़ चढ़कर विरोध भी किया है, यहां तक हाउस भी चलने नहीं दिया है। सुधार जनहित में है या नहीं? शुरू से ही भ्रष्टाचार, आर्थिक सुधार देखिए जनहित में तो मुझे नहीं लगता। महंगाई बढ़ रही, हम हर आदमी जो रोज का कमाने खाने वाला है या मीडियम वर्ग का आदमी, ये तो बिल्कुल दबा चला जा रहा है, वो बहुत बड़ी महंगाई के मार से झेल रहा है। तो आपको नहीं लगता कि आर्थिक सुधार जनहित में है? खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। दिबांग, आर्थिक सुधार जनहित में नहीं है, जिस तरह से एफडीआई का मुद्दा या पेंशन या बीमा, इस तरह की जो मुद्दे हैं वो समाजवादी पार्टी के मुताबिक जनहित में नहीं है। मेरे ख्याल से क्या है कि जब आए बिल आए और मेरे ख्याल से सभी राजनीतिक दलों को ये जो आर्थिक स्थिति है और जो बजट है और जो बजट जिस तरह से बनाया जाता है, जिस तरह से खर्च किया जाता है, उसका क्या असर पड़ता है महंगाई पर, इसको समझने की जरूरत है। दुनिया भर में इस समय मंदी चल रही है और राजनीतिक दलों को अपने जो नेता हैं, अपने जो सांसद हैं, उनके लिए विशेष कार्यक्रम चला के, जानकार बहुत ज्यादा मौजूद हैं, उनसे बात करनी चाहिए, उनको सोचना समझना चाहिए और फिर मेरे ख्याल से अगर बात रखी जाएगी तो जो असलियत है, जो वास्तविकता है, उसके ज्यादा करीब होगी। मुझे लगता है कि आर्थिक सुधार बहुत जरूरी है। अगर आपका किसी तरीके से डाउनग्रेड हो जाता है तो आपकी महंगाई दर 15% हो जाएगी किसी हालत में। कांग्रेस तो कांग्रेस, उसके जो सहयोगी हैं वो भी किसी हालत में चुनाव को पार नहीं कर पाएंगे जितनी महंगाई दर हो जाएगी। पर एक चीज जो आपके लिए और देखने वाली होगी, और जो शहरी क्षेत्रों की जितनी बात कर रहे हैं सुमेरा, वो देखने वाली होगी, वो ये है कि इनकम टैक्स वाली जो एग्जम्पशन वाली लिमिट है, क्या वो 2 लाख से ऊपर इन लोग बढ़ाते हैं तो कितनी बढ़ाते हैं? एक जो मध्यम वर्ग है वो उस पर खासी अपनी नजर गाड़े रहेगा, उसमें और किस तरह की छूट जो बाकी मिलती है वो कितनी बढ़ाई जाती है। जी प्रभा जी, क्या खाद्य सुरक्षा बिल के भरोसे पर ही है कांग्रेस पार्टी सरकार, या फिर आर्थिक सुधारों को लेकर भी गंभीर है? क्योंकि जो आपके सहयोगी हैं, जो बाहर से समर्थन दे रहे हैं, जो विपक्ष है, उसका साथ किस तरह से लेंगे इन मुद्दों पर? क्या उसके जरिए मंदी और महंगाई से निपटने की तैयारी है? सुमेरा, आप जानते ही हैं और सबने जिसने भी जो भी देख रहे हैं कार्यप्रणाली यूपीए सरकार की, प्रधानमंत्री जी की, कि आर्थिक सुधारों की ओर निरंतर बढ़ रही है सरकार। उसके लिए सरकार को दांव पे भी लगाना पड़ा है। तो प्रधानमंत्री जी ने, सोनिया जी ने सरकार को दांव पे भी लगाया है कि ताकि आर्थिक सुधार किसी भी कीमत पर जारी रहे। जी प्रभा जी, लेकिन विश्लेषक मानते हैं कि बहुत देर कर दी। ये काम पहले होता तो देखिए इसका आगे से आपने चुनावी सियासी फायदा भी उठाना शुरू कर दिया होता। पर हर समय का चुनाव तो एक निरंतर प्रक्रिया है। देश में कहीं न कहीं हर वर्ष चुनाव होते हैं, किसी राज्यों में चुनाव कोई 5 साल बाद ही नहीं हो रहे हैं, तो ये तो निरंतर हो रहे हैं। तो चुनावों को मद्देनजर नहीं, जो परिस्थिति वर्ष की बात भी होती है कई बार
क्योंकि कब किस समय कौन सी समय परिस्थिति है, कब कौन सा कदम उठाना है, कब कब करने में सक्षम भी तो होना चाहिए ना। नहीं प्रभा जी, ऐसा नहीं होता ना कि मंदिर दरवाजे तक आ जाए इसको बहुत ज्यादा साफ तरीके से आप इसको साफ तरीके से, लेकिन सुमेरा जी आप साफ तरीके से नहीं कह पाएंगी। पर ये भी बात है कि आपके जो पिछले वित्त मंत्री थे वो उसके लिए भी खासे जिम्मेदार हैं। जाती है, क्या ये उचित है? कहीं कोई आतंकवादी घटना हो जाए आपके जो वित्त मंत्री हैं वो भी खास तौर पे जिम्मेदार हैं जो आपकी हालत है। और आप जानते हैं वो आजकल किस बड़े घर में बैठे हुए हैं। सरकार की अपनी एक सरकार है, प्रशासन है, पुलिस है, अधिकारी है, व्यवस्था है, बजट है, वो सब क्या कर रहे हैं? नहीं प्रभा जी, अपने जो केंद्र सरकार है वो अपनी जिम्मेदारी सारी राज्य सरकारों पर नहीं डाल सकती है। जो केंद्र सरकार की जिम्मेदारियां हैं वो तो केंद्र सरकार को ही निभानी पड़ेगी ना। सरकार आखिरकार आप चला रहे हैं तो जिम्मेदारी भी आपकी है। अगर राज्य नहीं ये प्रभा जी को बोलिए कि राज्यों पर ही डालना तो केंद्र से अपना शासन छोड़ दें। प्रधानमंत्री कहे कि चले जाओ, छोड़ो यहाँ से। अगर सारी राज्यों पर क्यों डाल रही है? सारी नीतियां तो केंद्र बनाता है, केंद्र पे ही डाल दी है तो राज्य सरकारें इस्तीफा दे दें कि केंद्र सरकार में आप बैठे राज्य नाम मनमोहन सिंह और सोनिया का जाप कर रही हो। जाप करने से क्या होने वाला है? आप फिर सुनिए, आप एफडीआई ला करके आप देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। और हमारे देखिए, हमारे देश के लोग बाहर जा रहे हैं, टाटा बाहर जा रहा है, दूसरे लोग बाहर जा रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति बाहर जा रहे हैं और आप कह रहे हैं क्या विकल्प बीजेपी के पास है वो भी आप बताने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास इतना ही समय इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।